बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 OC3 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इससे पहले OC1 और OC2 जो आया उसमें आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस हवाले से बात की थी। एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ वो ये कि मैंने ये इरादा किया है इंशाल्लाह कि मैं पेपर से पहले तक रिड्यूस सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करूँगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये करना है कि जैसे जैसे मैं आगे मूव करता रहूँ, अगर तो आप लोगों को जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें लेक्चर के नोट्स की भी ज़रूरत है तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियोस में इस तरीके से करना शुरू कर दूं कि उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद करने में भी। अब हम बात करते हैं लेक्चर के हवाले से। आज का जो लेक्चर है वो बेटा नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। और वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और डेली रूटीन की अगर बात करें तो हम चावल, गंदम ये और गोश्त, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है वो आज से कई सालों पहले डेड हो चुके हैं और हमने उनके यूज़ेस के हवाले से बात करनी है। इसमें सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा कोल। अब ये जो कोल है बेटा, ये कोई ओवरनाइट तैयार होने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सालों के बाद तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश ये की है कि मैं आपको एक ओवरव्यू ज़रूर दूँ कि ये कोल प्रिपेयर कैसे होता है, किन मराहिल से गुज़रता हुआ कोल जो है हम तक पहुँचता है। आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सरफेस बना दिया। इस सरफेस के ऊपर एक ट्री मौजूद है और अगर ये ट्री यहाँ मौजूद है तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक इम्यूनिटी होगी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ वो रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन जब ये प्लांट डेड हो गया, अब वो इम्यूनिटी इसमें मौजूद नहीं रही। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स हैं वो जाके इसके ऊपर ऑब्वियसली इम्पैक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से इसका डिके का अमल शुरू हो जाएगा। डिके यानी डीकम्पोजिशन का अमल उसका शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब एक बार डेड हो गई, अब उसमें एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको कहते हैं डिके। चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग की भी एग्जांपल ले लें तो बड़ी एक अच्छी एग्जांपल हमें समझ में आ जाती है। अब ये जो वुड है, ऑब्वियसली जब हवा चल रही है वो अपने साथ सैंड पार्टिकल कैरी कर रही है, तो यहाँ पे आके सैंड आके डिपॉजिट होती रहेगी। और मैंने आपको बताया इसकी क्या शुरू हो गई बेटा, डिके शुरू हो चुकी है। तो ये वुड की जब डिके होती रही तो ये कुछ अरसे के बाद पीट बन गया। पीट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये कोल बनाने की पहली स्टेप है। जाहिर सी बात है, मैं और आप इतने फारिग तो है नहीं कि भाई चल आज चलते हैं जंगल में ना पोछा मार के आएंगे वो दरख्त के ऊपर। तो ये लेयर, यानी हम इस लेयर को हटा नहीं रही है, लेयर वक्त के साथ साथ थिक होती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये लेयर थिक हो रही है तो इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये पीट कुछ अरसे बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिग्नाइट में, एंड देन बिटैमिनस, और फाइनली एंथ्रासाइट के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर इन सब में कोल कौन है? तो बेटा ये सारे ही कोल हैं। पीट भी कोल है, लिग्नाइट भी कोल है, बिटैमिनस और एंथ्रासाइट ये सारे ही क्या हैं, कोल हैं। ठीक है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कोल हम डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, एंथ्रासाइट। ठीक है, यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। एमसीक्यूज वाली बात है। एक और बात ये सुनो, देखो ज़मीन में सबसे नीचे कौन होगा, एंथ्रासाइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेयर भी इसी के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा हार्ड भी कौन होगा, एंथ्रासाइट, क्योंकि जब ज़्यादा लेयर पड़ेंगी प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कॉम्पैक्टेड हो जाएगा। ये सारा काम जो हुआ, ये जो वुड से पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटैमिनस और एंथ्रासाइट बना, बेटा इसमें कोई 50 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और ये कोई मजाक बात नहीं, ये बहुत लंबा ड्यूरेशन है। इंटरेस्टिंग टू नोट डैट हमारी जो कंट्री है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे ज़खायर से नवाजा है। उसमें एक चीज़ कोल है और हमारे पास 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल मौजूद है पाकिस्तान के पास।
पाकिस्तान के पास इतना कोल प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, जो प्रूवन रिजर्व्स है हमारे पास, राइट। तो ये तो मैंने आप लोगों से बात कर ली कि कोल बनता कैसे है, यानी आज की तारीख में अगर हम कोई कोल यूज़ कर रहे हैं, वो आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले एक दरख्त ही था जो ये सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ क्या बन गया, एंथ्रासाइट या बिटामिनस। अच्छा, कीप इन माइंड ये सारे ही क्या है बेटा, कोल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इससे रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ाता हूँ। ये सारा मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे बढ़ाते हैं इसको। आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पहले मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताऊंगा, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, एंड देन हम लोग मूव करेंगे कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे होती है। डिस्टिलेशन, ठीक है, ऐसे ही है डिस्टिलेशन। एक मेरी बात यहाँ पे सुनिएगा, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ये पूरा एक कंपाउंड है जिसका नाम कोल है। आपको इसमें 3 अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है, एक ग्रीन पेन है। एक कंपाउंड में से उसके फ्रैक्शन को अलग कर लेना ये कहलाता है डिस्टिलेशन, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसी कंपाउंड को तोड़ के उसको उसके फ्रैक्शंस में अलग कर देना कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक हो गया। तो जब सॉलिड को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं बेटा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो जब हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, जिसके लिए बेटा टेम्परेचर होना चाहिए 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये 3 कंपाउंड बनाएगा। वैसे तो और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, मैं प्राइमरीली 3 की बात करूँगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा कि एक और भी बात है जो हमारी किताब में लिखी हुई, वो भी मैं अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक तो प्रोडक्ट बेटा जो यहाँ पे बनेगा वो गैशियस प्रोडक्ट है, गैशियस प्रोडक्ट है, ठीक है। एक और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है विस्कस लिक्विड, और एक और प्रोडक्ट है जो हमारे पास सॉलिड है। जो सॉलिड प्रोडक्ट हमारे पास आया उसका नाम है बेटा कोक, ठीक है। जो विस्कस लिक्विड हमारे पास आया उसका नाम है बेटा कोल टार, और जो गैशियस प्रोडक्ट हमारे पास आया उसका नाम है कोल गैस। जाहिर सी बात है, नाम से ही ये वाज़े है, कोल गैस, यहाँ पे कोल गैस लिखना था। अब आप यहाँ पे ज़रा सुनिएगा बेटा, कोल गैस जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें होता है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और इसको एज आ फ्यूल यूज़ किया जाता है। फिर मैं बात करता हूँ कोक की। कोक जो है इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और इसको स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोल टार जो है बेटा मोर देन 215 यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड का सोर्स है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ मोर देन 215 यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास आपने देखा कि देखें जो कोल हमने ज़मीन से निकाला, अगर हम उसकी डिस्टिलेशन करें तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब ये भी चीज़ बिकती है, ये 215 चीज़ें बिकेंगी और ये कोक भी बिकेगा, तो इससे हम काफ़ी सारा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आ गई आपके पास कोल की। एक और कंपाउंड भी बनता है जिसका नाम है अमोनिकल लिक्वर्स, वो भी आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। अब मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैं ये सारा हिस्सा इरेज करने लगा हूँ, आगे ज़रा देखिएगा, इसको ज़रा इरेज करके आगे मूव करने लगे, ठीक। अच्छा,
आप यहाँ पे देखें, अब मैं अगर आपके सामने लिखूंगा विटामिनस या एंथ्रासाइट या पीट या लिग्नाइट, तो आपको वो लफ्ज़ ऑफेंड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये कोल की टाइप्स हैं। और पीट अगर है तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगी, एंथ्रासाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होती है, यानी एंथ्रासाइट अच्छा जलेगा, यानी जल के ज़्यादा एनर्जी देगा, और पीट जल के कम एनर्जी देगा। आप यहाँ देखें, मान लें हमारे पास है विटामिनस कोल, ठीक है, हमारे पास है विटामिनस कोल और इसकी अमाउंट है कोई 1000 kg। अगर मैं विटामिनस कोल की बेटा करवा देता हूँ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अभी हमने पढ़ा, तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या बनता है, 3 चीज़ें बनती हैं, एक कोल टार, एक कोल गैस और एक कोक। मैं उसमें से एक चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है कोल टार, और कोल टार कितना बना 100 kg, यानी 1000 kg में से 100 kg ये बना, बाकी फिर कोक है और कोल गैस है, ये सारी चीज़ें बनेंगी। और भी बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर कोल टार जो कि एक लिक्विड प्रोडक्ट है, अगर मैं इसकी करवा देता हूँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कौन सी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, लिक्विड्स को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करते, तो ये आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार से बेटा हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड बन के आया जिसका नाम है बेंजीन, और इसकी अमाउंट होगी कोई 0.5 से 1 kg तक। तो आपने ये देखा कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल टार बना, और उससे एक कंपाउंड, इस तरीके के और भी 215 कंपाउंड्स और बनने हैं, और सारे ही बिकते हैं। जब सारे बिकेंगे तो सबसे, अभी मैंने बताया, रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो ये तो सारी मैंने आपको बात की ब्रीफली कि कोल क्या है, उससे किस तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं और उनको कहाँ यूज़ किया जाता है, सारी बातें आपने याद रखनी है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और दूसरा नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ, जिसका नाम है बेटा नेचुरल गैस, ठीक है। सेकंड नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ नेचुरल गैस, राइट, नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस जो है वो बेटा मिक्सचर होता है किस किस चीज़ का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है मीथेन, ठीक है, फिर आ गया इथेन, फिर आ गया प्रोपेन, फिर आ गया ब्यूटेन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और फाइनली नाइट्रोजन। एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, मीथेन सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, अराउंड 94%। एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है बात कि नेचुरल गैस में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इट इज़ मीथेन। इसीलिए जब हमारे जहन में नेचुरल गैस का नाम आता है तो सबसे पहले इस मीथेन का नाम आता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो गैस आ रही है उसमें सिर्फ यही है, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। एक छोटी सी बात समझिएगा, फिर मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सारे छोटे मॉलिक्यूल हैं। और अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो छोटे मॉलिक्यूल को बॉईल करना आसान है, क्योंकि कम फोर्सेस होंगी, उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, कम। तो मैं ये लिखने लगा हूँ कि नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग कंपाउंड्स का। तो यहाँ पे ये देखें, पहला सेंटेंस क्या आ रहा है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग कंपाउंड्स, राइट, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग कंपाउंड्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस जो है इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। फ्यूल है क्या, ऐसी चीज़ जो जले तो एनर्जी दे, और अच्छा फ्यूल वो जो ज़्यादा एनर्जी दे, और एवरेज फ्यूल वो जो कम एनर्जी दे जलने के बाद। अब पाकिस्तान में पहली बार जो गैस के ज़खायर मिले थे सबसे ज़्यादा तादाद में, ऐसे कि हम पूरी कंट्री वाइड उसको फैला सकते थे,
वो बलूचिस्तान का एक इलाका है सुई, डेरा बुगडी के करीब लगता है ये, वहाँ से पहली बार ये गैस के ज़खायर मिले थे। इसलिए पाकिस्तान में जो भी गैस की बिलिंग हो रही है उसको सुई गैस के नाम से रखा गया। ठीक है, हमारे घरों में जो गैस आ रही है उसको क्या कह रहे थे, सुई गैस। ये सुई गैस में ये जो वर्ड है सुई, ये उस जगह का नाम है जहाँ से पहली बार गैस डिस्कवर हुई थी बड़ी तादाद में। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ यहीं से गैस आ रही है, और भी दसियों मकामात हैं जहाँ से पाकिस्तान में गैस एक्सप्लोर हो रही है। ठीक है, और प्रोड्यूस हो रही है। मैं खुद इंटीरियर सिंध के बहुत से इलाकों में गया तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की 20% गैस जो है वो तो घोटकी के इलाके के करीब ही एक इलाका लगता है वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सारी गैस यहीं से आ रही है, और भी बहुत सी जगह है जहाँ से हमारे पास पाकिस्तान की गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो आज की जो ये वीडियो थी, मैंने इसमें आप लोगों से बहुत ब्रीफली नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बात की है। मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूंगा, और दूसरा ये कि आप लोगों ने मुझे ये बात लाजमी बतानी है कि वेदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, तो अगली वीडियो से मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी डालना शुरू कर दूंगा ड्राइव के। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।